अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इनसाइट में। दो मेजर चीज़ें हो रही हैं और उन दो मेजर चीज़ों के ऊपर हम आज का प्रोग्राम बेस करेंगे। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान में कल जो कॉन्फ्रेंस हुई एक उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है अफ़गानिस्तान की सियासत में। उनकी मर्ज़ी अगर हो तो वो कहें कि अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान तालिबान को बिठा के उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक टेबल पे बिठाए और उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक रिज़ल्ट निकाल के दे। इमरान खान ने अपनी जवाबी तकरीर में इन तमाम इल्ज़ामात को यकसर रद्द कर दिया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान हर तरह की कुर्बानी देता रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 15 साल जो पहले गुजरे हैं उसमें 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की शहादत हुई है इस मामले में, और हम हर सूरत में इस मामले से अलग रहना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, अमेरिका और दूसरी क़ुव्वतें यहाँ पे क्या गेम खेल रही हैं, क्या गेम प्लान है, किस तरह से हुकूमत बनती नज़र आ रही है, तालिबान का मुस्तकबिल क्या है और अफ़गान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सैयद ग़फ़र अली साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए, कल जो मुलाकातें हुई साइड लाइन पे कॉन्फ्रेंस के अशरफ गनी साहब और इमरान खान साहब की, उसके बारे में एक तासुर ये दिया जाता है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि हालात बहुत खुशगवार नहीं हैं, और उसकी वजह ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तकरीर की पहले अशरफ गनी साहब ने, और उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की भरमार कर दी और कहा कि ये पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है। कल एक इल्ज़ाम तो यहाँ तक लगाया गया कि जो स्पिन बुलदोक में एक तालिबान ने कब्ज़ा किया है उसको एयरफोर्स की तरफ से कवर दिया गया था। तो ये तो एक इंतहाई बेहुदा सा इल्ज़ाम है जिसकी फौरी तौर के ऊपर उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर बयान दिया जो वहीं पे कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें इल्ज़ामात को गलत करार दिया और बताया कि पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ क्यों नहीं कर पाती वहाँ की हुकूमत? क्या उसकी वजह यह है कि उनको शिकस्त नज़र आ रही है और वो शिकस्त की शर्मनाक जो एक सूरत हाल है अपनी हुकूमत की, उससे बचने के लिए इल्ज़ामबाजी पे उतरे हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। असल में अगर इस चीज़ को आप इस खत्ते के पर्सपेक्टिव में और खत्ते के अंदर जो मुख्तलिफ पार्स हैं उसके पर्सपेक्टिव में देख लें तो इसका जवाब आप हमको ऑटोमेटिकली मिल सकता है कि अशरफ गनी ने जो आपने तकरीर की वो क्यों की। आपको पता है इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे जब राइटिस्ट पार्टी होती है जो मजहबी दहशतगर्दी पे यकीन करती है और मजहबी दहशतगर्दी को एक्सप्लॉइट करती है, जैसे आजकल वहाँ RSS वहाँ पे है और RSS का एजेंडा जो 1928 में जो किताब लिखी गई थी अम्बारकर ने लिखी, उसने प्रीफेज में लिख दिया था कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी लोग जो इंडिया में रह रहे हैं दे विल हैव टू कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म, अदरवाइज वो रह नहीं सकेंगे। और वही अब लेगेसी है जो फॉलो होती आ रही है, और RSS है और BJP है और VHP है और आर्य समाज है, उनका एक नेक्सस बना हुआ। तो वो जब भी इलेक्शन लड़ते हैं, और आपने नरेंद्र मोदी के दोनों इलेक्शन में देख लिया अभी रिसेंटली, कि वो उनका जो रिटोरिक होता है या उनका जो पॉइंट होता है वो एंटी पाकिस्तान होता है कि वो पाकिस्तान को गालियां भी देते हैं, पाकिस्तान के जंग की धमकी भी देते हैं जनरली पाकिस्तान, स्पेशली मुसलमानों, स्पेशली पाकिस्तान को जनरली मुसलमान, और उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ते हैं। और इसमें देखा आपने नरेंद्र मोदी ने उस अपने पहले दौर में कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी ड्रामा रचाया, कोई और भी ड्रामा रचाए। ये इस खित्ते में लोग बाय करते हैं इस चीज को, इंडियंस के जो राइटिस्ट एलिमेंट है BJP के और जो इस किस्म के दहशतगर्द एलिमेंट हैं वो इसको बाय करते हैं। इसी तरह इस खित्ते में अमेरिका आया, अमेरिका ने जंग लड़ी 13 साल अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने एक एलिबाई क्रिएट की थी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9/11 का, उसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में इन्वेट किया और उसने परसीव ये किया था कि जी हम जाके बम गिराएंगे, मदर ऑफ ऑल बम इस्तेमाल करेंगे, तोरा बोरा में बॉम्बिंग करेंगे, अलकायदा को उसको अपना उसामा बिन लादेन को मारेंगे और हम वापस आ जाएंगे और अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है और वुमेन राइट और इस चीज को कर देंगे। 13 साल में आपने देखा क्या हुआ। और बारहा जब उनको शिकस्त हुई और शिकस्त के ऊपर लोगों ने किताबें लिखी, JSOC जो वहां पे आई थी, ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन जनरल मैक्रिस्टल के जमाने में, वो एक जमाने में रातों को ऑपरेशन करते थे, वहां से काबुल से फ्लाई करते थे, फॉर फ्लंग एरिया में जाते थे, लोगों को
फैमिलीज उन्होंने मार दी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, एक शादी हो रही थी और वो जिस घर में शादी हो रही थी वो लड़का जो था एम्प्लॉय था अफगान डिफेंस फोर्सेस, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। फिर उसके ऊपर एक किताब लिखी गई, डर्टी वॉर, जमीश कैर ने लिखी। उसने जाके वो मुकदमा अमेरिका की अदालत में पेश किया, अदालत ने सुनने से इनकार कर दिया। अब जब उनको ये शिकस्त होती थी, और उस जमाने में जो राइटर्स लिखते थे लोग कहते थे, उसमें एक सेंटेंस लिखा जाता था कि एट नाइट अफगानिस्तान बिलोंग्स टू तालिबान, एट नाइट द टेरिटरी बिलोंग्स टू, ये उस वक्त तक पीक पे ऑपरेशन थे। और आपको पता है बारहा अमेरिका क्या कहता था, पाकिस्तान को कहता था डू मोर। सिगार की रिपोर्ट आई आज से 4 साल पहले, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाकों पे, उस वक्त उन्होंने परसेंटेज नहीं बताई थी लेकिन वो 45% का उन्होंने कहा था कि 40% इलाकों पे आज भी तालिबान का रूल है, उनका हुक्म चलता है, उनका सिलेबस चलता है स्कूलों में। लेकिन वो कहते क्या थे, ये कहते थे पाकिस्तान को कहते थे डू मोर, खुद कहते थे हमें कामयाबी ये हो रही थी कि काबुल के अंदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर हमला होता है। वो फौज 3 लाख की जो उन्होंने ट्रेन की थी उसके अंदर से लोग डिजर्शन करते हैं। द हाईएस्ट रेट ऑफ डिजर्शन जो था वो अफगान आर्मी के अंदर था, और वो सिर्फ डिजर्शन नहीं करते थे, वो हथियार भी साथ लेके चले जाते थे जो इन्होंने इशू किए थे। अब जो 26,000 हमवीज जो दी हुई थी अफगान डिफेंस फोर्सेज को अमेरिका ने, उसमें से आधी तो तालिबान के हाथ चढ़ गई। तो वो पाकिस्तान को कहते थे डू मोर, और दुनिया उसको बाय कर लेती थी कि शायद पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है, अमेरिकन की वजह से नहीं हो रहा, जो वहां पे ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के तौर पे आए थे अफगानिस्तान को तबाह करने की। अब अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी अशरफ गनी और अब्दुल्ला, या उससे पहले हामिद करजाई, उनकी एफिशिएंसी का, उनकी गवर्नेंस का, उनकी फंक्शनिंग का यह आलम था कि वो काबुल के 35 बाई 35 किलोमीटर के इलाके में अपनी अथॉरिटी इन्फोर्स नहीं करा सके। उनकी नाक के नीचे हमले होते थे, उसकी नाक के नीचे ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, उनकी नाक के वो अपनी सिक्योरिटी में 20-20, 25-25 गाड़ियां लेकर रहते थे। अगर इतना पॉपुलर है अशरफ गनी और अब्दुल्ला तो जाए ना काबुल के बाजार में बगैर सिक्योरिटी के जाके दिखा दे कि उसको इंस्टॉल किया गया एज ए पपेट गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर, तो उसकी अपनी तो वैल्यू है कोई नहीं, उसकी अपना तो रीजन है कोई नहीं। अब उसको चाहिए एक स्केपगोट। और अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन आने के लिए कोई संजीदा नहीं है अमन लाने के लिए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, तो वो अशरफ गनी और अब्दुल्ला हैं। क्यों, अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाता या अफगानिस्तान के अंदर कोई और हुकूमत आ जाती, तो जो सौदा अशरफ गनी बेचता है, जिस चीज के ऊपर वो एंटी पाकिस्तान और बाकी चीजों के ऊपर वो हुकूमत कर रहा है, जिस तरह वो रॉ से पैसे लेता है, जिस तरह वो CIA उसको सपोर्ट करती है, जिस तरह उनके अकाउंट्स में पैसे, जिस तरह वो दे आर पेड एजेंट्स, इसका कोई ताल्लुक होता अगर अफगानिस्तान से तो मैं मान लेता, ही इज अ पेड एजेंट, ही इज वर्किंग ऑन बिहेस्ट ऑफ समबॉडी, और ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। तो जब हुकूमत ही नहीं चाहती अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, तो वो काम किस तरह करेगी? फिर वो क्या करेगी? वो अपनी नाकामियों का ब्लेम किसी ना किसी के ऊपर फेंकेंगे, और उस नाकामियों का ब्लेम फेंकने के लिए उनको पाकिस्तान नजर आता है। अब एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि तालिबान को एक जमाने में सब लोग कहते थे कि ये दहशतगर्द है, अमेरिकन भी कहते थे दहशतगर्द है, अफगानी भी कहते थे दहशतगर्द है। तो उनके साथ मुज़ाकरात किसने शुरू किए? उनके साथ मुज़ाकरात तो अमेरिकन ने शुरू किए ना। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा हमने मुज़ाकरात करने हैं, पाकिस्तान का उनको टेबल पे लेकर। तो इसका मतलब है कि जब मुज़ाकरात आप दहशतगर्दों से नहीं करते, आप मुज़ाकरात पॉलिटिकल एंटाइटी से करते जब आपने कोई हुकूमत बनानी होती है। तो पॉलिटिकल एंटाइटी तालिबान को किसने तस्लीम किया? अफगानिस्तान ने तस्लीम किया और अमेरिकन ने तस्लीम किया, क्योंकि अमेरिकन ने अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत को और तालिबान को यह कहा कि आप इंट्रा अफगान डायलॉग भी करो आपस में। तो वो तो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे सामने आ गए। उन्होंने ये कह दिया, तालिबान ने शुरू से कहा कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट स्टार्ट गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट है, उनकी डिक्टेशन पे काम करती है, उनसे पैसे लेती है, दे आर सोल्ड आउट पीपल, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये तालिबान कह रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब कोई शख्स जिसकी अपनी ये वैल्यू हो, या अमर साले जैसे लोग जो ये स्टेटमेंट देके स्पिन बोलर में अक्ल भी चाहिए होती है ना स्टेटमेंट देने के लिए, जी कोई सवाल करने के लिए और कोई बयान देने के लिए ग्रे मैटर की जरूरत होती है, उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है। आपको पता है, ये आपको नॉलेज में होगा कि जब कोई सॉवरन स्टेट्स होती हैं, कोई भी सॉवरन स्टेट हो, उनके बॉर्डर के साथ साथ देयर आर एरियाज which are declared as no fly zone, जी बिल्कुल, यानी उस जोन के अंदर कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी फ्लाई नहीं कर सकता। जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन हुई थी, आपको याद होगा, बॉर्डर्स पे टेंशन हो गई थी, तो हमारी जो यहाँ से कराची फ्लाइट जाती थी
वो जाती थी वाया ज़ियारत जाया करती थी, वाया कोयटा, उस रूट से जाती थी जो 1 घंटे का रास्ता था वो 2.5 घंटे में तय करते थे, इसलिए कि आप बॉर्डर के नजदीक फ्लाई नहीं करते, सेंसिटिविटीज होती है। तो जब ये सेंसिटिविटी अफगानिस्तान की भी है, पाकिस्तान की भी है, पाकिस्तान के जहाज जो हैं जब भी फ्लाई करेंगे तो अपने जोन में रह के फ्लाई करेंगे, तो वो किस तरह क्रॉस कर सकते हैं? और अगर वो क्रॉस करेंगे तो अमेरिकन रडार जो लगे हुए हैं उस खत्ते में, इवन जो अफगान के अंदर रडार लगे हुए हैं, वो उसको फौरन पिक करके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये जब चीजें हैं, अफगानिस्तान बुनियादी तौर पे एहसान फरामोश मुल्क है, याद रखिएगा। ये जो इस किस्म के लोग हैं, अमर साले जैसे और ये लोग, ये एहसान फरामोश, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हामिद करजई हो गया, ये हो गया। हामिद करजई का भाई किस चीज में मारा गया था? नारकोटिक्स की वजह से मारा गया था। इस बात बिगेस्ट नारकोटिक्स। तो जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होंगे उनकी कोई अखलाकी वैल्यू होगी? ड्रग्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो तो लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं ना, तो उनके अंदर इखलाक तो कोई नहीं। ये उन फैमिलीज से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। ये पाकिस्तान के अंदर पड़ा बड़ा हामिद करजई, मैंने कहा ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते। कोयटा में रह रहा था, यहाँ की पढ़ाई, अब पाकिस्तान के ऊपर बातचीत करते हैं। पाकिस्तान, आज भी पाकिस्तान ने इतने सारे महाजिर रखे हैं जिनका बोझ उठा रहा है, और उन महाजिर की वजह से हमारे मुल्क में जो जुर्म आए हैं और जो क्राइम रेट आया है और जो क्लशनकोफ कल्चर आया है, वो पाकिस्तानियों ने उसका स्ट्रेन बर्दाश्त किया है। आज पाकिस्तानियों को भी उठ के खड़ा होना चाहिए कि हम अशरफ जैसी गनी जैसे लोगों के मुंह पे विल नॉट लाइक टू इवन स्पिट ऑन देयर फेसेस, दे आर सच डर्टी पीपल। ये फरमाइए कि इसी चक्कर में इन्होंने ये किया कि वो जो एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होनी थी इस्लामाबाद में, और वो अगरचे उससे तालिबान को नहीं बुलवाया हुआ था, ये अफगान हुकूमत थी और कुछ और लोग थे, वो भी कैंसिल कर दी। एक तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि वो कितनी इम्पोर्टेंस थी, और दूसरी ये भागे क्यों वहाँ से उस कॉन्फ्रेंस से? फिर देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होना है उसका ब्रंट जो है ना अफगानियों ने बर्दाश्त करना है, अफगानियों ने रियलाइज करना है। ये अमर साले जैसे लोग, अशरफ गनी जैसे लोग, अब्दुल्ला जैसे लोग, ये डिजाइनर सूट पहन के दे आर द पपेट्स, इन्होंने यहाँ से चले जाना है। इसलिए मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। इसलिए इनका इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, इसलिए पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान ने इनको एक चेहरा दिखा दिया कि आप असल में हैं क्या। तो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस अगर पाकिस्तान में होती तो उसका फायदा नहीं को होना था। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया ना, राइडर क्रॉस किया है, ये फायदा उठाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज सिचुएशन रहे। अब तालिबान जो है वो लड़ते रहे उन ग्रुप से जो अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस ग्रुप है, या अभी एक और चीज आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सारी वैलीज में, और वो एक है मोहम्मद इस्माइल खान, जो गालिबन जो पहले मुज़ाकरात हुए कतर शतर में, या अभी जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी था, उसको हिरात से उसका ताल्लुक है। उसने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हम गोहराबाद में, बगदीस में, निमरोज में, फरा में, हेलमंद में और कंधार में, इन सारे इलाकों में पीपल्स आर्मी रेस कर रहे हैं, वी विल रेजिस्ट तालिबान। फिर वो अहमद शाह मसूद का बेटा, उसने भी कहा, अहमद मसूद ने, कि जी हम अफगान डिफेंस फोर्सेस साथ मिलकर तालिबान से लड़ेंगे। इन लोगों ने, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इनको नजर आ रहे हैं, और इस एलिमेंट्स के बेस के ऊपर ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई जारी रहे, और ये किसी डील का ये वहां पे अमन ना आने दें और उसको एक्सप्लॉइट करते रहे, ताकि इनकी जो कंटिन्यूटी है या इनकी प्रेजेंस काबुल के अंदर वो मौजूद रहे। और कोई मकसद नहीं। मकसद है अफगानिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड ना करने का मकसद है अफगानिस्तान के अमल को सबोटाज करना। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर आके मुज़ाकरात करते तो फिर तो कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी वो जो पाकिस्तान की तो ऑलरेडी हो चुकी है, इनके हिसाब से भी कोई कंपल्शन इनके ऊपर आ सकती। तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत करते रहे, वहां पे दहशत गर्दी की फिजा जारी रहे, वहां पे अमन ना आए, ये काबुल की हुकूमत संभाल के रखें, जो पैसे मिलते हैं इनको वो ये लेते रहे। अफगान डिफेंस फोर्सेस और तालिबान जाने खुद ही लड़ते रहेंगे, इनके ऊपर जो है उसका असर कोई नहीं पड़ेगा। जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं आएगा तो ये जो है अपनी जो रेन है उसको जारी, ये इनका टोटल मकसद है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। अच्छा, ये मांगते रहते हैं रोजाना। अभी अफगान ये कह रहे थे कि ये अफगान डिफेंस फोर्सेस को हम मेंटेन नहीं कर सकते, 3 लाख की आर्मी को हम किस तरह मेंटेन करेंगे, तो हमें सपोर्ट चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमें पैसा दे, अमेरिकन हमें पैसा दे, बाकी लोग हमें पैसा दे। तो ये तो इनकी हालत है। अब इनकी हालत में क्या कहें, सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब गद्दार लोग टॉप पे बैठ जाते हैं तो वो मुल्कों को तबाह करते हैं, वो मुल्कों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, और जो पेड आउट सेल आउट एजेंट्स होते हैं उनका अपनी जहन भी कुछ नहीं होता और उनकी सोच भी कुछ नहीं होती, उनका एजेंडा भी कुछ नहीं होता। अच्छा, ये फरमाइए, बार बार
अमेरिका भी ये कहता है, अफ़गानिस्तान से भी इधर से आवाज़ आती है और वो यही आती है कि तालिबान के ऊपर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। आप जानते हैं सारी हमारी जो इस वक्त जनरल फैज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उनको नहीं कायल कर सकते। और इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर यह कहा कि जब तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि हमें विक्ट्री मिल रही है तो फिर वो कैसे हमारी बात सुनेंगे। इस बात को अमेरिका और ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते, ये दूसरी ताकतें वगैरह जो हैं, क्यों पाकिस्तान को अभी। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ब्रेन थ्रोइंग जब रहेगी जी और रियलिस्टिक व्यू आप सिचुएशन का नहीं लेंगे तो उसमें यही चीजें आएंगी। आपको पता है तालिबान जब पहले ताकत में आए थे, हालांकि तालिबान कौन है ये भी सोच लीजिएगा। जी जब पहली अफगान वॉर हुई थी, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, उस वक्त अफगान अवाम थे जो जंग लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। उनको आईएसआई भी मदद कर रहे, सीआईए मदद कर रही थी थ्रू आईएसआई, हथियार ज्यादा दुनिया के बाकी ममालिक भी मदद कर रहे थे। वहां जब वो कैप्चर हो गया और मुल्ला उमर बाकू जब वो पता हो गया और वहां पे हुकूमत आई, उस जमाने में कुछ लोग थे जो पाकिस्तान के मदारस में पढ़ रहे थे और यहाँ से जंग लड़ने गए थे और पाकिस्तान का मदारसे में अपना अकोड़ा खटक से लेके बनोरी टाउन तक कराची में तमाम अफगानी यहाँ पे पढ़ रहे थे, जितने इनके लीडर हैं वो यहाँ से पढ़ के गए मुल्ला उमर के अलावा। तो जब वो पढ़ रहे थे उनको तालिबान आपने कहा और उन्होंने जाके अफगानिस्तान में हुकूमत संभाल ली। और पाकिस्तान ने कितनी मदद की थी आपको याद है, कितने लोग जाके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स यहाँ से जाके लड़े थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जहाद के नाम पे 35,000 लोग भर्ती किए थे। फारूक मस्जिद न्यूयॉर्क में उसका सेंटर बनाया हुआ था, लोगों को धोखा दिया, जहाद के नाम पे यहाँ लेके आया। जब जंग हो गया तो वही लोग दहशतगर्द हो गए, उनको पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में छोड़ा, बोरिया बिस्तरा बांधा और यहाँ से चला गया। तो वो तालिबान की जब हुकूमत आई तो एक स्टूपास का मसला आया था बामियान में या किसी जगह पे, जो तालिबान तोड़ रहे थे। वहां पे कुछ रेलिक्स लगे हुए थे जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू थी। तो पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री की क़यादत में एक वक्त गया था, उन्होंने तालिबान से कहा था कि जी आप इनको ना तोड़े, ये हिस्टोरिकल वैल्यूज के। तालिबान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। उसी जमाने में तालिबान की हुकूमत के जमाने में अमेरिका ने उसको तस्लीम नहीं किया था, लेकिन आपको याद है कि वहां पे अपना अफगानिस्तान से उनकी वो एक थी, क्या नाम था उनका, फॉरेन मिनिस्टर थी, वो यूनिकॉल का प्रोजेक्ट कराने के लिए अफगानिस्तान आई थी और यहाँ से वो अफगानिस्तान का वक्त जो है वो अमेरिका गया था, उसको स्टेट विजिट कराया गया था। पूरे विजिट को खुफिया रखा गया था, क्योंकि वो वहां पे तेल का मायदा, यूनिकॉल का मायदा कराना था उनके साथ। तो पाकिस्तान की बात उन्होंने नहीं मानी। अमेरिका जो उनके खिलाफ, अमेरिका के साथ वो मिलने के लिए चले गए थे। अभी भी तालिबान जो यहाँ है, आपने उनको इस बात पे राजी किया कि आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है कि आप बातचीत के जरिए मसले को हल करें। वो आपकी बात मान गए। अब अगर वो बात मान गए, उनको ये लगा आया कि अमेरिका जो है जिसने जाना था सितंबर में, वो जुलाई के अंदर बगैर बताए रात के अंधेरे में बगराम एयरबेस खाली कर गया, तो तालिबान तो ये इंप्रेशन ले लेंगे ना कि हमारे डर से खाली करके गया। और जब कोई फातेह होता है, उसको पता चलता है कि बाकी लोग जिससे वो लड़ रहा है वो उससे डर रहे हैं, तो वो तीसरी पार्टी की बात क्यों है? वो तो अपनी पेशकदमी को आगे जारी रखेगा ना। आज भी अगर आप बड़ा कैलकुलेटिव एस्टिमेट करें ना, बहुत ज्यादा ब्रैगिंग पे और बहुत ज्यादा उस पे ना जाए, तो इंटरनेशनली अगर आप चीजें देखें तो कहा जा रहा है कि 45% इलाके पे आज तालिबान का कंट्रोल है, 31% इलाके पे अफगान गवर्नमेंट का कंट्रोल है, 24% इलाका है जो कंटेस्टेड है। और वो 24% इलाका जो कंटेस्टेड है वो जा रहा है तालिबान की फेवर में। जैसे जितनी मेजर क्रॉसिंग है, जैसे ताजिस्तान की है, स्पिन बोल्दक की है, बाकी वो तालिबान के कब्जे में आ गए। इसका मतलब उन्होंने सारे रूट्स बंद कर दिए और वो सरहदों को उन्होंने सील कर दिया। तो ये 24% इलाका अगर कंटेस्टेड भी तालिबान के पास इमीडिएटली आ जाता है, तो आप देखें ना, वहां पे तो 69% इलाका तो वैसे तालिबान के पास चला जाता है। आज से 4 साल पहले की सिगार की रिपोर्ट आके पढ़ ले, अमेरिकन थिंक टैंक था ना, अफगान की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने सिगार को लगाया था, डीजी सिगार होते थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि 60% इलाका इज अंडर तालिबान कंट्रोल। तो बात यह है कि जब उनके पास अब उस वक्त तो अमेरिकन फोर्सेस थी, ऑपरेशन हो रहे थे। अब जब वहां से अमेरिकन निकल गए हैं, सिर्फ 600 फौजी रह जाएंगे और एयरपोर्ट के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं टर्की से वो टेक ओवर कर ले, तो जब 600 फौजी एम्बेसी के अंदर बैठे होंगे, तो आप मुझे बताएं कि तालिबान जो बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम मेजर सिटीज पे भी हमला नहीं करेंगे, हम उनको वेट करेंगे अपनी शूरा का और बाकी चीजों का। उन्होंने ये भी कहा 1 महीने के अंदर हम पीस प्लान देंगे खित्ते के लिए, उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। तो अब जब ये सिचुएशन है, तो तालिबान फिर पाकिस्तान के ऊपर कंपल्सिवली आपको वो
मतलब एक एजुकेशन के तौर पे तो मान सकते हैं, लेकिन आप कहें कि जी अमेरिका चूंकि तबाह हो गया है और अमेरिका चूंकि हार गया है, वहां पे उन्होंने तालिबान ने उनको बाहर निकाल दिया है और वो डिफीट खा के चला गया है, और वो उसके वो रिप्रेजेंटेटिव तौर पे अमर साले जैसे लोग रह गए हैं जिनके अंदर बुनियादी अकल का ही फुकदान है, जो पेड लोग, पेड आउट एजेंट है, और वो स्टेटमेंट देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन, जो उनको CIA फीड करती है। तो फिर तालिबान आपकी बात क्यों मानेंगे? वो तो देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है, सिचुएशन इस लेवल पे पहुंच गई है कि इंडिया अपनी एम्बेसी के लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए भेजता है, वो जो फौजी है उनके अंदर हथियार भेज देता है, उनके अंदर वेपन के गोले भेजता है, उनके अंदर मोटर के गोले भेजता है, वो अफगान डिफेंस फोर्सेज को सप्लाई होते हैं। तो उन्हें लगता है कि अफगान डिफेंस फोर्सेज को जब इक्विप किया जा रहा है और आप उनके खिलाफ लड़ना है, तो वो फिर आपकी बात क्यों मानेंगे? तो लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व रहना ना, बात तो बाद में वो सुनेंगे आपकी। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, बहुत मेहरबानी आपके टाइम का, बहुत तफसील के साथ आपने बताया, हाल के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई हमारी। अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान क्या सोच रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, दूसरी फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं, हमने इसके ऊपर बात की। अभी हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब मारूफ जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल पे। इस वक्त दो पार्टियां तो पूरे ज़ोर के साथ इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो की कैंपेन भी अच्छी जा रही थी, लेकिन बिलावल के अमेरिका चले जाने के बाद यूँ लगता है जैसे पीपल्स पार्टी के जलसों की रौनक कुछ मांद पड़ गई है। बिलावल के वापस आने के बाद जब वो अपनी कैंपेन दोबारा शुरू करेंगे तो क्या उसका रंग वही होगा जो पहले था या नहीं होगा, इसके बारे में भी जानेंगे इफ्तिखार से। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहली बात तो ये कि ये कश्मीर के इलेक्शन में आपने इतना अरसा इलेक्शन मॉनिटरिंग की है, इतना अरसा देखा है इसको, इतनी तलखी पहले कभी आपको नज़र आई थी जितनी तलखी इस बार नज़र आ रही है, और क्या वजूहात हैं इतनी तलखी की? तलखी की वजूहात हैं कि एक पार्टी का बयानिया ही बहुत गैर सियासी है, जाती है, बहतान के ऊपर है, इल्ज़ाम के ऊपर है, क्या किया जाए? हाँ, लेकिन मेरा मतलब है उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर पाबंदी का एक ख़त लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी को कि इनके पाबंदी लगा दी जाए इनकी तकरीरों के ऊपर, और इनकी बेदखली के लिए भी कहा गया है। तो मतलब ये है कि इसके बाद कुछ आपको लगता है कि वैसे तो देखा जाए तो दूसरी तरफ से भी उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ नहीं तो फिर पार्लियामेंट में होती है, और दोनों तरफ दोनों फरीक बल्कि तीनों फरीक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी की सियासत कर रहे हैं। देखिए रऊफ, इल्ज़ाम और चीज़ है, गाली और चीज़ है। देखिए, इल्ज़ाम और गाली में फ़र्क है। आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जिन ख़ैरात का इजहार इस शख्स ने फरमाया है, क्या इसके पास इस सारी बात का सबूत है? मासवाई चंद चीचड़े अखबारात की कहानियाँ, क्या उस पर कोई कमीशन बैठा? क्या किसी कमीशन ने उसको इस बात की सजा दी? आपके हुक्मरानों ने चालाकी की कि उसको एक फर्द के कत्ल के मुबैना जुर्म में सजाए मौत दे दी। अगर ये ताकतवर थे और अगर वो इतने बड़ा मुजरिम था, जिस तरीके से ये वाहियात गुफ्तगू शुरू की गई है, तो उस पर वो ट्रायल करना चाहिए था, फिर पता लगता ना कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। इफ्तिखार, इसमें एक लिहाज से देखा जाए तो दोष पीपल्स पार्टी के सर भी नहीं आता कि उनकी हुकूमत इतना अरसा रही और उन्होंने री ट्रायल या मतलब उस केस को खोलने की बात नहीं की। वो केस दोबारा खुलता, उस पर फिर फैसला होता, क्योंकि फैसला जो है वो तो अदालती फैसला तो कुछ और कह रहा है ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल की बात कर रहा हूँ। मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल की बात नहीं कह रहा, मैं तो आपको बात ही कुछ और कह रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये गद्दारी का इल्ज़ाम जो आज लगाया जा रहा है, उसको उस केस में ट्रायल करना चाहिए था। एक शख्स के मुबैना कत्ल में ट्रायल करने की बजाय ये ज्यादा जरूरी था कि उसको उसमें ट्रायल किया जाता जिसका आज इल्जाम लगा रहे हो। फिर पता लगता गद्दार कौन कौन था और कौन कौन था और किधर किधर था। मैं ये कह रहा हूँ।
अच्छा ठीक है, अब वापस आते हैं ज़रा अपनी, आपकी बहुत गहरी नज़र है, इलेक्शन कमीशन ने तो जो फैसला करना था कर लिया, लेकिन इलेक्शन के हवाले से आप क्या देख रहे हो? मतलब इस वक्त गवर्नमेंट वहाँ पे नून लीग की है और जो हुकूमत है वो आप जानते ही हैं कि अमूमन उसकी बनती है आज़ाद कश्मीर में जो वफाकी हुकूमत में जिसकी हुकूमत हो। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि कोई नताइज मुख्तलिफ नहीं होंगे, जो माजी में थे वो होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने गुज़श्ता 3 दिन से जो एक नया रुख दिया है सारी कैंपेन को, वो बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा पॉलिटिकल है। वो है पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना, पोलिंग स्टेशन को खाली नहीं रहने देना, नतीजा लेके आना है। ये 3 बुनियादी फलसफे होते हैं किसी भी इलेक्शन में कामयाबी की बुनियाद। इलेक्शन एक लंबा प्रोसेस है, कागजात नामजदगी से पहले वोटर लिस्ट बनती है, ये होता है वो होता है, लेकिन फाइनल डे होता है जब वोट पड़ता है, और फिर फाइनल घंटे वो होते हैं जब वोटों की काउंटिंग होती है और उनको कागज के ऊपर दिखाया जाता है किसने कितने वोट लिए। अगर उस वक्त पॉलिटिकल वर्कर डट जाएं, खड़े हो जाएं बतौर पोलिंग एजेंट इनसाइड द पोलिंग स्टेशन और आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन एज ए वोटर, तो फिर इलेक्शन चुराना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो मूवमेंट इस वक्त वो पार्टी बना रही है वो इलेक्शन को चोरी होने से बचाने के लिए बना रही है। लेकिन इलेक्शन चोरी होने से बचाना तो बात की बात है, बाकी पहले भी उस तरह देखा जाए तो वहाँ पे हुकूमत खुद नून लीग की है और मतलब उनके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आज़ाद हैं वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के, तो उनका अपना असर रसूख भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें चोरी होने का डर है फिर भी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई। पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स उठा के लोग भाग गए, फिर क्या करेंगे आप? होता है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नहीं देते, अपना अफसर नहीं साइन करता है कागज के ऊपर। अभी आपने डस्के वाली बात भूल गए आप, लोगों को धुंध ने मुतासर कर दिया। और आज तक बड़े मजे की बात है, हम बहुत साफी अपने आप को कहते हैं, हमने आज तक उसका फॉलो अप स्टोरी नहीं दी, वो धुंध की शक्ल क्या थी, वो धुंध किस इलाके में पड़ी, और उस धुंध से कितने कोठियां या कितने जागीरदारी के महल मुतासर हुए और वहां पे कितने घंटे वो धुंध रही। ये हमारी फॉलो अप स्टोरी बनती थी नहीं बनती थी बतौर साफी? बनती तो फिर पता लग जाता धुंध कहाँ पड़ती है। बात यह है कि इलेक्शन, मैं इसलिए इनके मुखालिफ हूँ सारों के कि ये लोगों की बात नहीं कर रहे। इसमें होना ये चाहिए कि अगर मैं ए कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूँ तो ए कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूलों के ना होना, सड़कों का ना होना, पुलों का ना होना, सेहत के कम मसाइल, वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ के एनवायरमेंटल मसाइल, इन पर डिबेट होती और तजवीज़ पेश की जाती कि ये हुआ और ये नहीं हुआ। पीटीआई को चाहिए था कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की यहाँ पे हुकूमत थी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम इन्होंने नहीं किए, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन ये सियासत जो हो रही है, जिस तरह आपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया, कि ज़ातियात के हवाले से हो रही है, ये अफसोसनाक है और इससे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है हमारी। एक वो नस्ल है ना जिसने 18 साल की उसकी उम्र है, उसने वोट डालना है, उसको हम क्या मैसेज दे रहे हैं, उसको क्या बता रहे हैं कि इलेक्शन क्या होता है? उसके नज़दीक तो इलेक्शन गाली गलोच, एक दूसरे को बुरा, चोर 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 कहने के अलावा उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही। और उनको आप जैसा वो जैसा आदमी लाख समझाने की कोशिश करे कि भाई इलेक्शन ज़रूरी होते हैं, जमहूरियत अच्छी होती है, जमहूरियत मसाइल हल करती है, वो कहेगा जनाब कौन सी जमहूरियत मसाइल हल करती है, हम तो जाते हैं जलसों में तो हमारे मसाइल की बात ही नहीं हो रही। तो इसकी जिम्मेदार सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक और चीज़ जो है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो बिल्कुल है और मतलब आप बात करेंगे, वो ये है कि इस वक्त फोकस ये हुआ है कि गद्दार ज़्यादा मतलब कौन है, कौन हिंदुस्तान का ज़रा यार है, कौन मोदी का ज़रा यार है। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रही हैं कि कौन कश्मीर का सौदा कर देगा बाद में, या कौन कश्मीर का सौदा करके आया हुआ है। ये और भी ज़रा अफसोसनाक है। और बजाय इसको ये जाने हुए कि इलेक्शन तो हो जाने हैं, हुकूमत भी बन जानी है, लेकिन वहाँ के लोगों के ऊपर जो इसका असर पड़ेगा वो बड़ा नेगेटिव होगा।
मैं तो कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि नौजवान नस्ल क्या सोचेगी, ये क्या है, कौन है, ये क्या कह रहे हैं ये। देखो, मैं नहीं मानता इनमें से कोई भी गद्दार है, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ की फैमिली, ना अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा गद्दार नहीं है जो मुल्क का सौदा करेगा। ये मेरा मानना है, मुमकिन है मैं गलती पर हूं, क्योंकि कल भी देखें आपके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत करारा जवाब दिया है एक सवाल में। उसने कहा कि इस खिते में अच्छाई के साथ रहना, बेहतर रहना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी आरएसएस नहीं रहने देती। कहा उसने ना। हाँ बिल्कुल। तो वो भी चाहता है मोदी के साथ दोस्ती, कि मोदी के साथ दोस्ती कोई जाती दोस्ती नहीं होती है, ये सिंबॉलिक वर्ड होता है मोदी। हम चाहते हैं अच्छे हमसाये के तौर पे रहना। हमारे इलाकों में गुर्बत है यार, बेरोजगारी है, महरूमी है। इसको खत्म करने के लिए अगर अच्छे हमसायों के तौर पे रहने की ख्वाहिश है तो इसमें कहना कि वो गद्दार है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब लोग कहते हैं गद्दार है, गद्दार है, कोई गद्दार है। ये क्या बात हुई? आज अलबत्ता कल से जो मरियम नवाज का बयानिया है वो महंगाई की तरफ चला गया है और उन्होंने ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की है। जाना चाहिए। हाँ देखो ना, अगर यूटिलिटी स्टोर पे आटे का थैला जो है वो महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगी, मैं यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहा हूँ, खुली मार्केट की नहीं। तो यार फिर हम कहाँ खड़े हैं? हमारी कुव्वत खरीद तबाह होती जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है। गुर्बत के बढ़ने से समाजी बीमारियां, समाजी कबातें बढ़ रही हैं। और आप समझेंगे कि मैं जो लफ्ज समाजी कबातों की बात कर रहा हूं, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहता। हम माशरे के तौर पे तबाह हो रहे हैं। हमारी जो रवायात है, हमारे जो असूल है, जो हमारी अखलाकियात है, वो बदतरीन इसका शिकार हो रही है, इस महंगाई का और इस बैड गवर्नेंस का। इतनी बुरी गवर्नेंस, मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूं, इतनी बुरी गवर्नेंस लाहौर शहर में मैंने आज तक नहीं देखी। सफाई नहीं है, इंक्रोचमेंट है, सारा शहर रेडी वालों, रिक्शे वालों के हवाले है, फुटपाथ है ही नहीं है, कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है, गलाजत के ढेर पड़े हुए हैं, स्कूलों में छतें टपक रही हैं, पहले मुफ्त दवाई मिलती थी अस्पतालों में से, वो भी बंद है। दिस इज द बैड गवर्नेंस एंड ये बैड गवर्नेंस भी आपके मसाइल में इजाफा करती है। एक आप गरीब हैं और एक आपको गवर्नेंस अच्छी नहीं मिल रही है। जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो तबाही होती है। और अगर वो क्या नाम दिया, मरियम नवाज अगर ये कह रही है तो मेरा ख्याल है बहुत उसको देर से ख्याल आया, बहरहाल अगर ख्याल आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्री टैक्स था कि बजट पे टैक्स नहीं होगा, उन्होंने जो आपको कल तोहफा दिया है ईद से पहले पेट्रोल का, वो आपके सामने है। तो असल इशू तो वही है ना, गरीब और अमीर का, हैव एंड हैव नॉट्स का। असल इशू इस मुल्क का नहीं है, ये दुनिया का इशू है। हमारी बदकिस्मती कि हमारे रहनुमा हैव नॉट्स के लिए कोई अच्छी खबर देने को तैयार नहीं, उनके पास प्लानिंग नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ घी महंगा कर दिया पीटीआई ने, तो फिर मेरे पास जवाब होना चाहिए कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं घी कैसे सस्ता करूंगा और क्यों कर सस्ता होगा। हाँ नहीं, ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जब ये बात आती है, पिछली बातों की तरफ हम चले जाते हैं कि जैसे ही होता है कि इस हुकूमत ने महंगा कर दिया, वो हो जाता है जी पिछली गवर्नमेंट कर्जे ले गई इतने ज़्यादा, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ने वो कर दिया। तो नतीजा ये है कि मुझे डर है फरूख कि हम इतने ज़्यादा माजी में रहने लगे हैं, कल हम कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ बदतरीन ख्यालात का इज़हार न करना शुरू कर दें। हाँ वो तो मतलब यह है कि डर उसका होना चाहिए, लेकिन हाँ डर है। हाँ। क्योंकि ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की और उन्होंने कायद-ए-आज़म की मुखालफत की, खुलेआम की। तो क्या मैं उनको उस बिना पे उनको मैं मानने छोड़ दूँ, मैं उनको तस्लीम ही न करूँ, उनकी हकीकत ही न मानूँ, मैं माजी में रहना शुरू कर दूँ? तो भाई माजी भी जरूरी होता है, माजी से सीख के इंसान हाल में आता है और फिर मुस्तकबिल में जाता है। अगर आप सारी उम्र माजी में बैठे रहेंगे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा इफ्तिखार, ज़रा वापस आते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, इलेक्शन की तरफ। जो आप इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे, और उसके मुकाबले में आप ये देखो कि जो दो एमर्जिंग वहाँ पे एक सियासतदान सरदार तनवीर हैं, उनका सरदार तनवीर का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप?
बात सुने, जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर वो बड़ा अग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर है, एंड ही इज ए वेरी कमिटेड डाई हार्ड कश्मीरी, और उसका जो कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ है वो दुनिया जानती है। तो मैं तो समझता हूँ कि उसमें तो उसके रवैये में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अब ये जो आपके खिते में तब्दीली आ रही हैं माने खेज हैं। क्या हुआ, अमेरिका एकदम भाग गया है? क्या हुआ? कभी सोचिएगा कि अमेरिका के फौरी तौर पे भागने से इस खिते की पूरी जो सियासत है उसमें कितनी तब्दीली आएंगी। जब मैं वो बात करता हूँ तो फिर उसमें कश्मीर भी शामिल है, क्योंकि कश्मीर की जो बाउंड्रीज हैं वो जाके चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं मुंसलिक होती हैं और लगती हैं। तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कुत्ता जो है ना, ये अफसोसनाक रवैया है। हम अपनी नौजवान नस्ल को तारीख से बहुत दूर ले जा रहे हैं। उनको तारीख न पहले माशाल्लाह हम जितना वो तारीख के बारे में जानते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे जो अदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं तालीमी, उनका क्या किरदार क्या रह गया, उनका क्या रोल रह गया, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रह गई है, बाकी हमारे ये लीडरान पूरी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। हमने बात की यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन बात घूमती है हमारी कुछ महंगाई की तरफ भी चली गई। ये बात सही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसका असर आवाम के ऊपर पड़ रहा है। गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचा जाना चाहिए। और जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको गरीबों का बहुत ख्याल है। उम्मीद ये है कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आवाम ये कह सकेंगे कि हाँ, ये पॉलिसी हमारे लिए है। हम जो इतने सताए हुए हैं, हमें इस सताए हुए में कुछ रिलीफ़ मिला है। वो रिलीफ़ कब मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल यही बात कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।